हेलो साथियों, मित्रों, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनवरी से लेकर जून तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है ऐसे क्वेश्चनों की। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। आप सभी का एस एम पी सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। और चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ जुड़ें, ताकि आपको अच्छे से अच्छी और जानकारी और समय पर हम आपको देते रहें। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब सहारा अफ्रीका में बिजली उपलब्ध कराने के लिए मिशन 300 किस संगठन ने शुरू किया है? वो क्या है? अफ्रीकी विकास बैंक, AFDB। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मिशन 300 जो है एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य है 2030 तक सब सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। 2025 में वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने प्रमुख ऊर्जा वैश्विक भागीदारी के साथ ये सहयोग शुरू किया है। मिशन 300 अफ्रीका के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करेगा और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में ये बहुत अधिक मदद करेगा। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह FLW 2025 की थीम क्या है? वो थीम है वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि RBI ने 10वां वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025, जिसकी थीम है वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, ये शुरू किया था। ये शुरू हुआ था 24 से 28 फरवरी के बीच। इसमें जो है महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर जोर दिया गया और उनको जागरूक किया गया। बैंकों को जागरूक गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह पहल वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी में लैंगिक समानता के लक्ष्य के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेलर और सर्विलांस HELIOS सिस्टम विकसित किया है? वो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि अमेरिका ने USA टेबल पर हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेलर और सर्विलांस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित यह लक्ष्य को नष्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स को निष्क्रिय कर सकता है। यह 60 किलोमीटर से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। कितने? 60 किलोवाट। यह 60 किलोवाट से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसमें अपग्रेड 120 किलोवाट तक पहुंचते हैं। परीक्षण में एक हवाई ड्रोन को मार गिराया, जिससे परिचालन अक्षमता की पुष्टि हुई है। यानी कि लेजर मिसाइलों की तुलना में यह सस्ता विकल्प प्रदान करता है और कुशल रक्षा के लिए लेजर हथियारों का विस्तार करने की ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्था ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए SISPOT पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेबी ने जो है तकनीकी गड़बड़ियों पर जड़ विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल, जिसे इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज ISPOT कहा जाता है, लॉन्च किया है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज और बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में किस देश ने एक नए गैर ओपियोइड दर्द निवारक सुजेट्रिगिन को मंजूरी दी है? वो दिया संयुक्त राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है खाद्य और औषधि प्रशासन ने सुजेट्रिगिन, एक नया गैर ओपियोइड दर्द निवारक को मंजूरी दी। ओपियोइड वे दवाई हैं जो अफीम पोस्त पौधे से प्राप्त होती हैं या उन्हें नकल करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। उदाहरणों में ऑक्सीकॉडोन, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन और फेंटेनाइल शामिल हैं। तो उसको जो है इन्होंने मंजूरी दी। ये मस्तिष्क में ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़कर दर्द संकेतों को अवरुद्ध करती हैं और उत्साहजनक संवेदनाएं पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म SAP किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि DRDO के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान परीक्षण जो है सफलतापूर्वक हुई। यह प्लेटफॉर्म आगरा स्थित DRDO के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट
एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया था। एयरशिप ने एक उपकरणीय फ्लोट के साथ उड़ान भरी और लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। कुल उड़ान 62 मिनट तक चली और इसमें अनबोर्ड सेंसरों के माध्यम से महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित किया गया। यह डेटा भविष्य के उच्च ऊंचाई मिशनों के लिए सटीक और सिमुलेशन मॉडल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म एसएपी के संगठन द्वारा विकसित किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया था। यानी कि इसके अंतर्गत जो है आपातकालीन डिप्लेशन सिस्टम की भी इसमें ऐसा विकसित किया गया कि आपातकालीन डिप्लेशन को भी इसमें जांच किया जा सकता है और एयरशिप को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो है एक ऐसा उपकरण है जो 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच करके सभी प्रकार के मिशनों को पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में देखा गया माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? यह नेपाल और तिब्बत। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत और तिब्बत सीमा पुलिस ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई की। माउंट मकालू समुद्र तट से जो है 8,485 8,485 मीटर की ऊंचाई पर है। नेपाल और हिमालय के महालंगुर पर्वतमाला में नेपाल तिब्बत सीमा पर यह स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और इसमें 2 सहायक चोटियां मकालू फर्स्ट और मकालू सेकंड भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केरल में जन्मभूमि दिल्ली द्वारा आयोजित उद्योग विकास कार्यक्रम में किस एजेंसी को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के NICDC। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको जो है पुरस्कार सम्मानित किया गया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जिसका उद्देश्य है नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया आलोक जोशी। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव किया है और पूर्व खुफिया प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ढांचे के तहत एक सलाहकार निकाय है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों के बाद स्थापित किया गया था। कब से? 1998 के बाद स्थापित किया गया था। और NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर गैर पक्षपाती रणनीतिक इनपुट प्रदान करता है लेकिन यह निर्णय देने वाला कोई निकाय नहीं है। यह NSCS को रिपोर्ट करता है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंदोला झील जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुजरात में जो है अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में जो है अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस अभियान को बरकरार रखा। अहमदाबाद गुजरात में स्थित चंदोला झील एक कृत्रिम झील है जिसे एक मुगल सुल्तान की पत्नी ताज खान नारी अली ने स्थापित किया था। देखो किसने स्थापित किया था? मुगल सुल्तान की पत्नी ताज खान नारी अली ने। और लगभग ये जो है 1200 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसका आकार गोलाकार और छोटे चंदोला और बड़े चंदोला 2 भागों में विभाजित है। झील के पास लगभग 1200 एकड़ धान की सिंचाई होती है। शुरुआत होती है। यह झील जो है कई पक्षी प्रजातियों का घर है जिसमें कामरेड, पेंडेंट स्टार्स और स्पून बिल्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है केरल। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका नाम है केरल। स्थायी लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 22B के तहत किया गया। इसके पास 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी न्यायालय के समान अधिकार होते हैं। यह परिवहन, डाक, तार जैसी सार्वजनिक उपयोग सेवाओं से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अनिवार्य पूर्व मुकदमा तंत्र के रूप में कार्य करता है और दिया गया निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में समाचारों में देखा गया थांगजिंग हिल किस राज्य में स्थित है? यह मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में थांगजिंग हिल रेंज के बफर जोन के पास तनाव उत्पन्न हुआ, जो कुकी और मैतेई निवास क्षेत्रों को अलग करता है। थांजिंग हिल, जिसे थांजिंग हिल या थांजिंग हिल भी कहा जाता है, मणिपुर में एक पर्वत शिखर है। यह चुराचांदपुर जिले के मोइरांग के पश्चिम में स्थित है। थाइजिंग रेंज का एक हिस्सा है। यह रेंज उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और इम्फाल घाटी की पश्चिम सीमा बनाती है। यह एक पवित्र निवास स्थान माना जाता है। मैतेई समुदाय इसे एक पवित्र स्थल मानता है और पूजता है। पारंपरिक रूप से मणिपुर के सजिबू महीने के दौरान, जो अप्रैल में माना जाता है, इसकी यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बायोमास उपग्रह मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह वैश्विक वनों का नक्शा बनाना और कार्बन स्तर मापना। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि इसका मुख्य लक्ष्य है 2025 के अंत तक फ्रेंच गयाना से वेगासी रॉकेट का उपयोग करके बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च करना। बायोमास के जलवायु और पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम है। इसके तहत 7वां अर्थ एक्सप्लोर उपग्रह यह वैश्विक वनों का अध्ययन करेगा, कार्बन स्तर और वन स्वास्थ्य को मापेगा, ताकि कार्बन चक्र में उनकी भूमिका को समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 15, INSV तोरणी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक परिक्रमा अभियान का नाम क्या है? वह है नाविक सागर परिक्रमा। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय नौसेना का नौकायन पोत तारिणी अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय पड़ाव पर केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचा। यह नाविक सागर परिक्रमा सेकंड वैश्विक परिक्रमा का हिस्सा है। INSV तोरणी कितना, लगभग 56 फुट लंबा स्वदेशी निर्मित पोत है, जिसे भारतीय नौसेना ने फरवरी 2017 में कमीशन किया था। इसे गोवा के एक्वेरियम शिपयार्ड लिमिटेड में मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया था। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और इसे 8 महीनों में 3 महासागरों और 3 प्रमुख कैप्स के पार 23,400 समुद्र मील की दूरी तय की। क्वेश्चन नंबर 16, 2025 में अनकैटेड UNCTAD फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वह है 36वीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि इसमें जो है भारत की रैंक जो है वो 36वीं रैंक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की जो 2025 की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट में जो है भारत 170 देशों में कितने, लगभग 170 देशों में जो है भारत की 36वीं रैंक है। 2022 में 48वें स्थान से सुधरकर जो है 2025 में जो है ये 36वीं रैंक हो गई है। रिपोर्ट दिखाती है कि भारत, ब्राज़ील, चीन और फिलीपीन जैसे देश कम आय के बावजूद अच्छा कर रहे हैं और उन्हें तकनीकी बदलाव के अनुकूल तेजी से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, बस्तर पांडुम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पांडुम महोत्सव में जनजातीय संस्कृति और प्रगति का जश्न मनाया जाता है। बस्तर पांडुम एक 3 दिवसीय महोत्सव है जो बस्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और भोजन की जीवंत और को प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव में जनजातीय नृत्य, लोकगीत, नाटक, वाद्य यंत्र, पारंपरिक पोशाक, आभूषण आदि सब शामिल किए जाते हैं। इस तरीके से ये शांति, संस्कृति और विकास को बढ़ाने वाला एक अच्छा त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हर साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है कि रक्षा क्षेत्र में भूमिका को सम्मान दिया जा सके और यह दिन OFB की तकनीकी प्रगति और हथियार निर्माण में योगदान को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? वह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, कभी कभी सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में एक तेज चमकता हुआ ग्रह दिखाई देता है जिसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और कभी कभी ये सूर्यास्त के बाद पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। इसलिए अक्सर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह वास्तव में एक तारा नहीं, एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। ये खगोलीय घटना। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल किस दिन हो सकता है? होता है अमावस्या को। ऑप्शन नंबर बी सही है।
इनके पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या पर होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, खगोलीय इकाई AU की लंबाई की एक इकाई है जो लगभग कितनी होती है 150 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी सही लग 150 मिलियन किलोमीटर। इसे बोलते हैं खगोलीय इकाई AU। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को मापने के लिए होता है। एक खगोलीय इकाई की लंबाई 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। खगोलीय इकाई की एक AU की लंबाई जो है 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, बहुत अधिक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, श्रावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट PSHP जो हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्रावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है। इसका लक्ष्य है 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना। कितनी? लगभग 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह भारत का सबसे बड़ा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा। इस परियोजना में पहले से मौजूद 2 जलाशय तकलकलाले डैम ऊपरी जलाशय और गेरू सोम्पा डैम निचला जलाशय का उपयोग किया जाएगा। कम मांग के समय पानी को ऊपर पंप किया जाएगा और अधिक मांग के समय इसके दौरान इसे छोड़ा जाएगा। यह तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाया गया है और बेंगलुरु को पेयजल भी उपलब्ध कराएगा। तो इस तरीके से जो है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल किस संगठन ने तैयार किया? कि DRDO ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि DRDO ने इसके तैयार किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल विकसित की जो 12,144 कितने जो 12,144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। इसे DRDO ने बनाया। यह चीन की DF-17 जैसी मिसाइलों को रेंज और तकनीक में पीछे छोड़ती है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। यह 7-8 मिनट में दुश्मन के जहाज नष्ट कर दे सकती है। इसे भूमि या समुद्र से दागा जा सकता है, जिससे इसको अधिक लचीला बनाया गया है। तो भारत के गौरवशाली सिस्टम की बात है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल में दुर्लभ नॉर्दर्न पिनटेल बतखों का एक झुंड किस राज्य में देखा गया? वो देखा गया अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,500 कितने 13,500 फीट की असाधारण ऊंचाई पर दुर्लभ नॉर्दर्न पिटेल बतखों का एक झुंड देखा गया। नॉर्दर्न पिटेल, जिसका वैज्ञानिक नाम है अनास एक्विटा, एक प्रवासी जल पक्षी है जो अपनी सुंदरता और रोचक व्यवहार के लिए जाना जाता है। यह आर्कटिका को छोड़कर विभिन्न महाद्वीपों में प्रवास करता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहने या प्रजनन से बचता है। नर बत्तख का रंग भूरा धूसर होता है और उसका सिर चॉकलेट रंग का होता है, जबकि मादा बत्तख भूरे चित्तीदार रंग की होती है। इन बत्तखों की लंबाई 60 सेमी से अधिक और 1 किलोग्राम वजन इनका लगभग होता है और फैलाव जो है 91 सेमी तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में केरल के जिले की पंचायत ने जलकुंभी के खतरे से निपटने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। वो है कोट्टायम। ऑप्शन नंबर ए है। कोट्टायम केरल की जिला पंचायत ने जलकुंभी की समस्या से निपटने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया। जलकुंभी ब्राज़ील का एक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा है जो बीज और वनस्पतिक प्रजनन के माध्यम से फैलता है। यह पानी की सतह पर घनी चटाई बनाता है जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध होती है और ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे मत्स्य पालन, परिवहन और मनोरंजन बाधित होता है। इस आक्रामक प्रकृति के कारण इसे अक्सर बंगाल का आतंक, इसका नाम बंगाल का आतंक भी है। जो जलकुंभी है बंगाल का आतंक भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के स्तर को और प्रकाश के स्तर को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारदर्शिता और जन कल्याण को बढ़ाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित इस ऐप का उद्देश्य राज्य के लगभग 40,000 किलोमीटर राजमार्गों को बेहतर बनाना है, ताकि जनता सड़क और संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट आराम से कर सके और इसकी जवाबदेही भी हो सके। क्वेश्चन नंबर 27, हाल में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना
की घोषणा की है? वो किया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 35 करोड़ पौधे लगाना है। देखो कितना बड़ा लक्ष्य है, 35 करोड़ पौधे लगाना है, जिससे पर्यावरण और सुधरता है। शक्ति वन, युवा वन जैसी अतिरिक्त पहल भी स्थापित की जाएगी। अभियान ये 20 जुलाई से शुरू होकर के लगातार चलता रहेगा, क्योंकि पर्यावरण को सुधारना है तो पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में समाचारों में रहा सारस क्रेन किस राज्य का आधिकारिक पक्षी है? ये उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन जनगणना के राज्य की सारस क्रेन की आबादी लगभग जो है, इसकी आबादी जो है लगभग 19,918 की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 396 अधिक है। 2021 में 17,329 से 2023 में 19,522 तक लगातार इसकी जनसंख्या वृद्धि हुई। और भारत में सारस क्रेन की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, इसलिए 2014 से 14 में इसे जो है राज्य पक्षी घोषित किया था, इसको सारस क्रेन को। दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी आर्द्रभूमि में घोंसला बनाता है और वनस्पति संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत ये संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल में खबरों में रहा समाधान पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रमिकों, नियोक्ता और ट्रेड यूनियन के औद्योगिक इकाइयों को सुलझाने के लिए उनके बीच के समाधान करने के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक पारदर्शी दर्शाता है। और 1948 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मामलों को भी ये कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में समाचारों में रही मालवा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनके पंजाब में मालवा नहर परियोजना का लक्ष्य 7 जिलों में 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करना है। बहुत बड़ा उद्देश्य है। 149.3 कितने 149.53 किलोमीटर लंबी ये नहर सतलुज नदी के हरिके हेडवर्क्स से निकलेगी और इसमें लगभग जो 2000 क्यूसेक पानी होगा, लगभग 2000 क्यूसेक जो है इसके अंतर्गत पानी शामिल होगा, बहेगा। इस परियोजना को पूरा करने में 5 साल लगने की उम्मीद है, लेकिन तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तपोषण को लेकर भी चिंताएं हैं। पंजाब के मौजूदा फंड की कमी के कारण भी इसका निर्माण बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन योजना बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल में खबरों में रहे QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह राज्यों के बीच उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्यों के बीच उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 4 स्तंभों पर केंद्रित है: शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। इन 4 चीज़ों के ऊपर ये आधारित है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर स्वास्थ्य में श्रेष्ठ है। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान समृद्धि में सबसे आगे हैं। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और नवाचार को मान्यता देना है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल में समाचारों में रहे स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम CPP का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों को वायरस मुक्त, देखो ऑप्शन नंबर डी सही है, किसानों को वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे कि सही उत्पादकता हो। स्वच्छ पौध कार्यक्रम का उद्देश्य फसल की पैदावार गुणवत्ता अच्छी हो, रोपण अच्छा हो, उसमें सुधार किया जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ICAR के साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित यह बागवानी के एकीकृत विकास मिशन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल में खबरों में रहा हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय की पहल है? यह संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही है। हर घर तिरंगा अभियान जो है गर्व व्यक्त करता है। संस्कृति मंत्रालय MyGov द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका उद्देश्य झंडे के साथ लोगों के रिश्ते को औपचारिक संबंध से अधिक व्यक्तिगत और दिलों से जुड़े बंधन को दर्शाना है, यानी कि देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करना है।
क्वेश्चन नंबर 34 समाचारों में रहा तीस्ता फाई जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके भूस्खलन के कारण सिक्किम के गंगटोक जिले में तीस्ता फाई जल विद्युत स्टेशन पर 6 घर और एनएचपीसी की एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। तीस्ता फाई तीस्ता नदी पर एक 510 मेगावाट कितने 510 मेगावाट रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है, जिसमें कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह परियोजना 1999 में शुरू हुई। 1999 में जो है ये परियोजना शुरू हुई और 2008 में इसको चालू कर दिया गया था। ये जो है शिवालिक पहाड़ियों के बीच एक गहरी खाई में शामिल है। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होकर बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा में बहती है। शिवालिक पहाड़ियों के बीच गहरी खाई में ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के एपीएस किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी सही है। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है भारत का दूसरा 700 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर है। 21 अगस्त 2024 को पूरी क्षमता से इसने काम करना शुरू कर दिया। कब? 21 अगस्त 2024 से जो है इसने जो है अपना कार्य करना जो है वो शुरू किया है। इसके बाद इसका संचालन जो है जुड़वा इकाई के APS-3 के बाद हुआ। 2031-32 तक इसी डिजाइन के 14 और रिएक्टर बनाने की योजना सरकार की है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने की भारत सरकार की उम्मीद है। 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने की भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता है, यानी कि भारत की सोच है तक पहुंचाने की पूरी उम्मीद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कारण वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। इस साझेदारी में भारत के जल संसाधन विभाग, IIT BHU और डेनमार्क शामिल हैं ताकि छोटी नदियों के प्रबंधन में सुधार हो सके। इंडो डेनमार्क संयुक्त संचालन समिति रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जबकि एक परियोजना समीक्षा समिति गुणवत्ता नियंत्रण की देखरेख करती है। तो ये बहुत अच्छी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 37 हाल ही में समाचारों में रहा तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया बराकर नदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो दामोदर नदी घाटी निगम ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के भाग्य के रूप में तिलैया बांध के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार की है। झारखंड भारत में बरकरार बराकर नदी पर बना तिलैया बांध के प्रारंभिक चरण में 4 बांधों में से एक है, जो 1953 में बनाया गया था। बांध लगभग जो है 1200 फीट लंबा और 99 फीट जो है वो ऊंचा है, जिसमें 36 वर्ग किलोमीटर जलाशय क्षेत्र का जलाशय फैला हुआ है। इसमें 2 मेगावाट इकाइयों वाला एक जल विद्युत संयंत्र है और भविष्य में एक तीसरी इकाई भी इसमें जोड़ी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 हाल में किस राज्य सरकार ने सामग्री की विनियमित करने, प्रभावशाली लोगों को प्रोत्साहित करने और सरकारी फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल नीति को मंजूरी दी है? वो दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सिस्टम को मंजूरी दी है। हर महीने 8 लाख तक जमा कर सकते हैं। नीति का उद्देश्य है राज्य के निर्वासित और अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्लेटफार्म और सामग्री के प्रकार के आधार पर अधिकतम मासिक भुगतान 2 लाख और 8 लाख तक है। वी फार्म नाम की एक डिजिटल एजेंसी सरकारी विज्ञापनों का प्रबंधन करेगी और इस नीति में आने वाली समस्याओं को दूर करेगी। क्वेश्चन नंबर 39 हाल में समाचारों में रहा तीस्ता फाई जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 किस मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना का आदेश जारी किया है? वह है सिक्किम सरकार, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी सिक्किम नहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह आदेश जारी किया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिससे कि
हर तरीके से उनको सुरक्षा दी जाए। मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के बाद में ये इस फोर्स का गठन किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी उसके बाद किया गया है। टास्क फोर्स में 9 प्रशिक्षित डॉक्टर, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय परीक्षण बोर्ड के नेता भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय टास्क फोर्स के सभी खर्चों को वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत में सी प्लेन संचालन के दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री ने उड़ान संस्करण 5.4 भी पेश किया, जिसमें रद्द किए गए मार्गों के लिए नई बोलियां आवंटित की गई हैं। प्रमुख प्रावधानों में सी प्लेन संचालन के लिए आरसीएस के तहत व्यवस्था, व्यवहार्यता और अंतर्निधि का विस्तार करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य सरकार ने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की है? वो है केरल सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। केरल सरकार ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण लगभग 5 साल बाद जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की। जुलाई 2017 में एक मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न के बाद समिति की स्थापना की गई थी। रिपोर्ट का उद्देश्य मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता की जांच करना है। इस मामले ने उद्योग में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के व्यापक मुद्दों को भी उजागर किया था, तो बहुत अच्छी पहल है ये। क्वेश्चन नंबर 43, किस मंत्रालय ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की? वह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसके तहत वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुरूप में भी माना जाता है। यह नीति उन वाणिज्यिक और यात्रिक वाहनों को स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करने पर केंद्रित है जिन्हें उनकी स्थिति के आधार पर अनुपयुक्त माना जाता है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। इसका उद्देश्य पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 44, किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? वो क्या? भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। इस परियोजना का स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। और ये पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर, बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए और फिर धीरे धीरे ये सब जगह लागू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, पंचायती राज मंत्रालय किस संस्था के साथ 5 दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? वो कर रहा है IIM अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचायती राज मंत्रालय IIM अमृतसर ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 2 से 6 सितंबर 2024 में शुरू हुआ, जिसे 10 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय शासन में सुधार, पंचायत सेवाओं को बढ़ाना, कार्यक्रम में विकसित करना और भारत के दृष्टिकोण का अच्छे तरीके से प्रबंधन करना और सरकार की सभी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? वो क्या? लातूर, ऑप्शन नंबर सी सही है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में पारंपरिक बुद्ध पूजा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 1200 अनुयायियों के लिए एक ध्यान केंद्र है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार सांची स्तूप से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 47, किस मंत्रालय ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो क्या है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जो है ये जारी किया है रंगीन मछली ऐप। इसका मकसद यही है,
ये ऐप जो है 8 भारतीय भाषाओं में सजावटी मछली प्रजातियों के बारे में बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आसपास की एक्वेरियम की दुकानों को खोजने में मदद करता है और उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय मछली स्रोतों से जोड़कर स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 48, समाचारों में रही सिद्ध चिकित्सा भारत के किस भाग से उत्पन्न हुई है? ये हुई है दक्षिण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि सिद्ध दवाओं के संयोजन से किशोरियों में एनीमिया को कम किया जा सकता है। सिद्ध चिकित्सा एवं पारस्परिक चिकित्सा प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई, जिसे भारत की सबसे पुरानी चिकित्सीय पद्धतियों में से एक माना जाता है। इसकी जड़ें संगम युग काल यानी कि 10,000, देखो कितना पुराना, 10,000 ईसा पूर्व तक जाती है। यह प्रणाली को सिद्धों द्वारा विकसित किया गया, जो ज़्यादातर तमिलनाडु के आधिकारिक आध्यात्मिक गुरु थे जिनके पास सिद्धियां नामक विशेष क्षमताएं थी। अगस्त्य, जिसे अगस्त्य के नाम से जाना जाता है, को सिद्ध प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सिद्ध ज्ञान ग्रामीण समुदायों में पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 49, किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल वो क्या शिक्षा मंत्रालय? ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षा मंत्रालय ने भारत के तहत युवा संगम के 5 चरण के लिए पंजीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। युवा संगम का उद्देश्य है विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों के युवाओं को बीच में एक संबंध स्थापित करना है। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी पोर्टल पर पंजीकृत हो सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि इस महीने की 21 तारीख। युवा संगम यात्रियों के दौरान प्रतिभागियों को 5 से 7 दिनों में 5 क्षेत्र पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी अनुभव प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, रूपकुंड झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील जो सदियों पुराने मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है, जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रही है। माना जाता है कि कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं। इसमें जो कंकाल है वो 9वीं शताब्दी के। आनुवंशिक अध्ययन से पता चलता है कि ये व्यक्ति भूमध्य सागरीय वंश सहित विभिन्न समूहों से आए थे। सिद्धांतों का सुझाव है कि तीर्थयात्री या व्यापारी थे जो अचानक ओलावृष्टि में मर गए। मृत्यु का संभावित कारण बड़े ओले हो सकते हैं, यानी कि इसकी केवल संभावना है। तो ये रूपकुंड झील जो खबरों में रही थी यह उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 51, सरस आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? यह गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुरुग्राम हरियाणा इसका आजीविका मेला का बहुत बड़ा आज शहर है। इसमें लगभग 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिलाएं कारीगर भाग ले रही हैं और इस मेले में विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जैसे टसर साड़ियाँ, बाग प्रिंट, पटोला साड़ियाँ, काथा साड़ियाँ, राजस्थानी प्रिंट इसके अंतर्गत शामिल है। उत्पादों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लकड़ी के शिल्प, जम्मू और कश्मीर के सूखे मेवे, हथकरघा उत्पाद, झारखंड के फ्लास और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल है, जो पूरे भारत में ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सोलिगा जनजाति मुख्य किन राज्यों में निवास करती है? ये करती है तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में सोलिगा जनजातियों के लिए स्वच्छ पेयजल एक बड़ी चुनौती है। सोलिगा तमिलनाडु और कर्नाटक में मूल निवासी वनवासी हैं, जिन्हें प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध के कारण बांस के बच्चे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बांस के बच्चे के रूप में जाना जाता है। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि बांस के बच्चे के रूप में किसे जाना जाता है? ये बिलगिरी रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर पहाड़ियों के पास रहते हैं। सोलिगा बांध अभ्यारण्य में पहला आदिवासी समुदाय था जिसे उन वन अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता मिली थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में इनकी आबादी लगभग 33,871 और तमिलनाडु में 5,965 है। ये सोलगा कन्नड़ और तमिल बोलते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था झूम खेती, वन उपज संग्रह और चरागाह पर निर्भर करती है, जिसमें शहद एक प्रमुख खाद्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल में कर्नाटक सरकार द्वारा नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? उसका नाम है गृह आरोग्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। गृह आरोग्य आपके द्वार पर स्वास्थ्य सेवा पहल का उद्देश्य है मुख्य रूप से वंचित समुदायों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना।
तो सभी सरकारों को ऐसी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और बहुत सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए भी अनेक स्वास्थ्य उपकरणों को लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, केरल के इडुक्की में थोटियार जल विद्युत परियोजना के लिए जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? वह देवियार नदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा उद्घाटन की गई थोटियार जल विद्युत योजना देवियार धारा से पानी का उपयोग करती है जो पेरियार नदी से निकलती है। 40 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी? 40 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस योजना में एक चेक डैम, नहरों और पेनस्टॉक पाइपों की एक जटिल प्रणाली शामिल है जिसे बिजली उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? वह एक्ट फॉर डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस अभियान के तहत डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और संसद भवन दिल्ली के प्रमुख स्मारकों को लाल रंग से रोशन किया गया है। यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति सतत विकास शिक्षा मंत्रालय और चेजंग फाउंडेशन द्वारा समर्पित इस पहल में भारत के लगभग 20%, कितनी? लगभग 20% जो ये योजना है इसमें लगभग 20% आबादी को प्रभावित करने वाली सीखने की क्षमता वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। डिस्लेक्सिया से जुड़ी मिथकों को दूर करना, इसे अक्सर धीमी गति से सीखने वाले सिंड्रोम के रूप में गलत तरीके से पेश किया जाता है। इनके धीमी गति से सीखना, ऐसी जो धारणा बनती है उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? ये रहती है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। मणिपुर में थाडो जनजाति ने औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के वर्गीकरण को अस्वीकार कर लिया जिसमें उन्हें कुकी समूह का हिस्सा बताया गया है। इसे मनमाना थोपा जाना कहा गया है। थाडो मणिपुर के इम्फाल घाटी के पास पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी लोग हैं। उनके गांव में मुखिया का घर सबसे बड़ा होता है। इसके बाद पुरुषों के इकट्ठा होने, महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने, विवादों में मध्यस्थता करने के लिए एक मंच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल का शुभारंभ किया है? वो क्या है? रियाद, सऊदी अरब में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के रियाद में जो है भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद वाल की उद्घाटन किया। इसका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न भारतीय जिलों के अनूठे उत्पादों को प्रदर्शित करना है जिसका मेड इन इंडिया वस्तुओं को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जिलों को स्थानीय उत्पादों के केंद्र में बदलना, वैश्विक स्तर पर बाजार पहुंच और दृश्यता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम वैश्विक खुदरा श्रृंखलाओं के साथ साझेदारी करके भारतीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए स्थायी आजीविका पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार ने किस शहर में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की थी? कोई क्वेश्चन अभी भी आया था तो वह है रियाद, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DISCSC परियोजना को मंजूरी दी है? वो दिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर की परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर में शुरू की गई जो ई-गवर्नेंस, वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। देश भर के लगभग 10 जिलों लगभग 10 जिलों की ग्राम पंचायतों में कुल 4740 मॉडल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीलीभीत में 720 केंद्र होंगे, गोरखपुर में 1273, अन्य जिलों में छत्रपति संभाजी नगर में 870, चंबा में 309, खम्मे में 589, गांधीनगर में 288, ममित में 100, जोधपुर 415 और लेह में 95 और पुडुचेरी में जो है 81 सेंटर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMP की स्थापना के लिए किस शहर का प्रस्ताव किया गया है? वो है गया। ऑप्शन नंबर सी, गया शहर का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, बिहार सरकार और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह विकास भी विरासत भी दृष्टिकोण के अनुरूप है, यानी कि का जो मुख्य उद्देश्य है विकास भी और विरासत भी। इसमें जो है 1670 एकड़ में फैला होगा। ये जो पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 39 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसमें जो है लगभग 16,524 करोड़ रुपए का निवेश करने की क्षमता है और लगभग 1,09,185 नौकरियां इस पर पैदा होने की उम्मीद है, जो कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, कपड़ा और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में उद्योग को भी आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने ओडिशा के किस बंदरगाह शहर में क्षेत्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया है? वो किया पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी सही है, पारादीप बंदरगाह। क्षेत्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जिसका नाम है REPREX-24। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के बीच तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया समन्वय में सुधार करना है। गतिविधियों में प्रस्तुत ICG जहाज पर मॉक ड्रिल शामिल। इस अभ्यास में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, धर्मा पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, BPCL, HPCL, IOCL और ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने ओडिशा के किस बंदरगाह पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास REPREX-24 आयोजित किया? वो क्या है? पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी सही है। ICG भारत में प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रयासों का नेतृत्व करता है। समुद्री पर्यावरण और तटीय समुदाय की सुरक्षा के लिए नियमित परिदृश्य आधारित प्रशिक्षण इसमें आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 64, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने किस हाल में कौन सा विधेयक पेश किया है? वो पे तटीय नौवयन विधेयक। तटीय नौवयन विधेयक 2024 इन्होंने जो है अभी पेश किया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को प्राथमिकता देने के लिए तटीय शिपिंग विधेयक 2024 पेश किया। भारत के 7,517 कितने 7,517 किलोमीटर के समुद्र तट को कवर करने वाला तटीय शिपिंग ऊर्जा कुशल, लागत प्रभावी है और सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करता है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार सरकार ने हाल में किस शहर में मखाना महोत्सव का आयोजन किया है? वो क्या? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, बिहार सरकार ने जो है कर्नाटक में बिहार के मखाना और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने के लिए बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया है। देखो, मखाना महोत्सव, बिहार जो है भारत का लगभग 50% कितना लगभग 50% मखाना जो है उत्पन्न करता है। मखाना उत्पादन में सुधार के लिए एक समर्पित अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसके GI टैग ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को बढ़ावा दिया है। मखाना उत्पादन में महत्वपूर्ण रोजगार पैदा किया, जिसका बाजार जो है 2023 से 25 में जो है 150 करोड़ रुपए को भी पार कर गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मखाना महोत्सव क्या है और मखाना किस काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 66, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? वो क्या? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, एक समर्पित योग नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य होगा। नीति का उद्देश्य राज्यों को योग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, जो ऋषिकेश के विश्व की योग राजधानी के खिताब का लाभ उठाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग, आयुर्वेद और कल्याण को एकीकृत करके पर्यटन, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने की कल्पना की और उसको आगे बढ़ाया। इसमें योग केंद्र पंजीकरण, सब्सिडी और योग प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम मानकों का प्रावधान भी शामिल है, क्योंकि योग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और हमें सबको। क्वेश्चन नंबर 67, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS की संकल्पना किस मंत्रालय के तहत की गई है? वो की गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनके भारत के सभी 17,130 पुलिस स्टेशन अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम
प्लेटफार्म के साथ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय के तहत 2009 में लॉन्च किया गया CCTNS भारत की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पुलिस की कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। यह प्रणाली अभियुक्तों, अपराधियों, गुमशुदा व्यक्तियों और चोरी हुए वाहनों सहित अनेक अपराधियों का डेटा संग्रहित करता है। यह दूरदराज के क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी एकीकरण का समर्थन करता है और फोरेंसिक जांच के साथ पुलिस को डेटा उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 68, दीदी की लाइब्रेरी किस राज्य द्वारा शुरू की गई? दीदी की लाइब्रेरी यह शुरू की गई है बिहार सरकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अंतराल को दूर करने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्पित जीविका परियोजना के तहत बिहार में दीदी की लाइब्रेरी पहल की शुरुआत की गई। यह ग्रामीण बिहार में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करता है, शिक्षा और कैरियर विकास के लिए संसाधन प्रदान करता है। पुस्तकालय पाठ्यपुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री और कैरियर मार्गदर्शन संसाधन प्रदान करते हैं। 63 नामांकित छात्राएं हैं जो शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं। विद्या दीदी फार्म जमा करने, संसाधन तक पहुंचने और परीक्षा की तैयारी में मदद करके छात्रों का मार्गदर्शन भी करती है। क्वेश्चन नंबर 69, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है? पंचायत कर्मयोगी पहल यह प्रशासन गांव की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, प्रशासन गांव की ओर। सुशासन दिवस पर केंद्रीय कार्मिक, लोन शिकायत और पेंशन मंत्री द्वारा विकसित पंचायत कर्मयोगी, इसका नाम है विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का नाम है। इसका उद्देश्य नवीन उपकरणों और क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया इस कार्यक्रम को। प्रशासन गांव की ओर ये इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह PRI अधिकारियों को प्रभावी शासन और सतत ग्रामीण विकास के लिए तैयार करता है। तो बहुत सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 70, CPGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है? यह करता है प्रशासनिक सुधार, लोक शिक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके अंतर्गत जो है ये कार्य करता है। सक्रिय जन भागीदारी के साथ विभाग विकसित भारत के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 2022 से 2025 तक लगभग 70 लाख शिकायतों का निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है और 24 घंटे इसको उपलब्ध कराया जाए इस सेवा को। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? ये करती है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, NIA जो है 100% गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और 2 सिद्धि दर की घोषणा करती है, जिसमें 25 हाई प्रोफाइल मामलों में 68 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। इनके 100% मामलों में लगभग 68 व्यक्तियों को पूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया 2024-25 में। और इसके ये जो है ये जांच एजेंसी जो है इसकी स्थापना की गई थी कि आतंकवाद से निपटना, उग्रवाद से निपटना। और ये एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन जो है काम करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका नेतृत्व जो है महानिदेशक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कोक बोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? देखो, ये भाषा है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोक बोरोक ये त्रिपुरा की भाषा है। रोमन लिपि की मांग, वहाँ के विद्यार्थी जो है अपनी भाषा में रोमन लिपि की मांग की। कोक बोरोक लोगों की एक भाषा है जिसे आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा में मान्यता दी गई थी। कब? 19 जनवरी 1979 को जो है इस भाषा को त्रिपुरा में मान्यता दी गई थी। यह एक सिनो तिब्बती भाषा है जिसकी जड़ें पहली शताब्दी ईस्वी तक जाती हैं। राज रत्नाकर में त्रिपुरी राजाओं के ऐतिहासिक अभिलेख कोक बोरोक में लिखे गए थे। कोक बोरोक शब्द, कोक का मतलब है मौखिक और बोरोक है लोग, जो मौखिक रूप से लोगों को जोड़ता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जोड़ना और उस भाषा को मान्यता देना। क्वेश्चन नंबर 73,
भारत में 5वें संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के साथ मिलकर भारत में अपना 5वां वाणिज्यिक दूतावास जो है वो बेंगलुरु में खोला है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया? वो बन गया मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। वितरण कार्यक्रम 18 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें राज्यपाल राजभवन आइजोल से वर्चुअली उन्होंने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया और 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। कितने? 65 लाख से अधिक। मिजोरम में 18 गाँव के 1754 संपत्ति कार्ड धारकों को उनके कार्ड दिए गए। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये करता है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि इसके अंतर्गत एक कार्य करता है। इसकी स्थापना 1994 कब? 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। 2004 में यह एक गैर संवैधानिक निकाय बन गया। यह सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की स्थितियों की जांच करना, कल्याण संबंधी सिफारिशें करना और यह उनके द्वारा जो है किए गए कार्यों का निरीक्षण करना, रोजगार देना और यदि कोई नहीं करता है तो उसको हटाना महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किस संगठन ने भारत में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरुआत किया है? वो किया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए वार्षिक सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है 13 यानी कि सभी में जो है सभी 111 जिलों को जो है शामिल किया और घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ समाज का निर्माण करना। फाइलेरियासिस, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है, मच्छरों द्वारा फैलता है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 77, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरे को गंगा में जाने से रोकने के लिए जल कलश पहल की शुरुआत की है? वो की उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में जल कलश पहल की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना, प्लास्टिक की पानी के भीतर बोतलों को इकट्ठा करना और उसका पुनर्चक्रण करना, जिससे कि गंगा जो है पूर्ण रूप से साफ रहे। आदर्श सेवा समिति और मंगल भूमि फाउंडेशन भी इस पहल को स्थानीय स्तर पर सहयोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किस मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है आधार प्रमाणीकरण अनुमोदन को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है आधार को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब सक्रिय रहेगा और 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण का अनुसरण करता है। संशोधन निर्णय लेने में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाता है। आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। क्वेश्चन नंबर 79, हाल में भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया गोवा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, भारत ने 26 फरवरी 2025 को गोवा के दीवार द्वीप पर अपना पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज लॉन्च किया। लकड़ी के इस जहाज को अजंता की गुफाओं में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज के मॉडल के रूप में बनाया गया है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसे गोवा में होडी इनोवेशन द्वारा केरल के मास्टर कारीगरों के साथ डिजाइन और निर्मित किया गया था। आधुनिक जहाज़ों के विपरीत इसके लकड़ी के तख्तों को नारियल के कायर की रस्सी से सिलाया जाता है, इसलिए इसे सिला हुआ जहाज बोलते हैं, जो प्राचीन भारत की तकनीक है। पतवार को साड़ीन तेल, प्राकृतिक रेजिन और टिकाऊपन के लिए अनुभवी लकड़ी से उपचारित किया जाता है। जहाज लगभग 2025 के अंत तक पुराने व्यापार मार्गों को
फिर से खोजने हुए ओमान और इंडोनेशिया तक जाएगा। तो ये भारत की एक प्राचीन सभ्यता के अनुसार कार्य करता है। तो बहुत अच्छी पहल है देश की। क्वेश्चन नंबर 80, हाल में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी वन जेवा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? वो किया है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य है अधिकारियों के बीच सेवा की भावना को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन करना। इसका उद्देश्य समाधान सम्मुख, दयालु और नागरिक उद्धृत केंद्रित लोक सेवकों को बढ़ावा देना। इसमें 4 छोटे प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं जो टीम वर्क, चर्चा, समस्या और समाधान को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा 17 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ये किया गया तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने महिलाओं के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु में सेटारा अभियान शुरू किया गया। 40 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में थायराइड, हीमोग्लोबिन, रक्त शर्करा, रक्तचाप और अस्थि खनिज घनत्व के लिए सब्सिडी वाली जांच की जाएगी। एआई युग में कार्य जीवन संतुलन और महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक वेबिनार एक प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 82, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? वो क्या तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो, इस मिशन में जो है 96.32 अंकों के साथ जो है वो तमिलनाडु नंबर 1 स्थान पर रहा। उसके बाद मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना का स्थान रहा। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटने के लिए 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी जैसी सुविधाओं के साथ 300 ग्रामीण क्लस्टर विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र में मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला देश बन गया है? वो है भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र में मानव केंद्रित पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला देश भारत हुआ है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण प्रकृति को मानवीय उपयोग के लिए महत्व देता है, जबकि पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण प्रकृति को अपने आप में मूल्यवान मानता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। यह बदलाव भारत के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में भारत के सबसे ऊर्ध्वाधर रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया रामेश्वर, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज नवनिर्मित पंबन ब्रिज जिसका नाम का उद्घाटन किया। 2.07 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया है। तो देश जो है इस तरीके से बहुत ऊंचाई तक बढ़ता है। 2.05 किलोमीटर लंबे पंबन ब्रिज में शेरजर रोलिंग लिफ्ट मैन स्पैन था और यह 70 से ज़्यादा सालों तक एकमात्र परिवहन संपर्क था। यह 1964 के चक्रवात से बच गया। इसे जल्दी से बहाल किया गया। 2007 में इसे ब्रॉड गेज में अपग्रेड किया गया है। ये जो है 70 मीटर ऊपर उठ सकता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है, भारत के इंजीनियर की कमाल है। क्वेश्चन नंबर 85 की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर जो है सागर जिले में 258.64 कितने 258.64 वर्ग किलोमीटर के जंगल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। यह मध्य प्रदेश में 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना की कार्यान्वयन में किस राज्य को भारत में प्रथम स्थान मिला है? वो मिला उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी है। देखो उत्तर प्रदेश तो वास्तव में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश में औसत ऋण स्वीकृति समय 101 दिन है, जबकि बिहार में 110 दिन, तेलंगाना में 190 दिन। उत्तर प्रदेश में योजना के तहत ऋण वितरण में 14% की वृद्धि हासिल की। राज्य ने 2024 की तुलना में 250 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए। 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में 56% की वृद्धि की गई। देखो कितना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का है। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत 2020 में PMFME योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो है वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए उपयोग समृद्ध औषधि और पारिस्थितिक ज्ञान है। महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। उनका नाम उनके भगवान महादेव के नाम पर रखा गया है। वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र के महादेव पहाड़ियों में रहते हैं और ज़्यादातर पुणे, अहमदनगर, नासिक जिलों में पाए जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में ये वर्गीकृत हैं और ये देवनागरी लिपि का उपयोग करके मराठी बोलते हैं और कबीलों के नामों को उपनाम के रूप में उपयोग करते हैं। इनके कबीले बना करके रहते हैं। परस्पर चिकित्सा के लिए उपयोग की जाने वाली 50 से अधिक देसी वृक्ष प्रजातियों को ये उपयोग करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक वीर सेनापति तानाजी मालसरे इसी जनजाति के थे। देखो कितनी अच्छी जाति है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वास्तविक समय पर समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वो बन गया मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। देखो इस तरीके से जो है ये पायलट सिस्टम वन भूमि अधिग्रहण, भूमि उपयोग परिवर्तन और क्षरण का पता लगाने के लिए उपग्रह चित्रों, मोबाइल फीडबैक, मशीन वर्क की लर्निंग का उपयोग करने के लिए वर्तमान में इसका परीक्षण 5 वन प्रभागों शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा में किया जा रहा है। इनके मध्य प्रदेश जो है इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य हो गया है। तकनीकी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 89, नक्सलवाद माओवादी विचारधारा को मिटाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन कगार। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑपरेशन कगार ने जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा क्षेत्रों में नक्सलियों के बचे हुए अंतिम गढ़ों को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए इस पहल को शुरू किया। इसका नाम है ऑपरेशन कगार, यानी कि माओवादी और नक्सलवादी विद्रोहियों के विचारों को जो है खत्म करना है। यह ऑपरेशन वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई, निगरानी और विकास प्रयासों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 90, त्रिपुरा का कौन सा गांव राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? वो बन गया रंगचेरी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रंगचेरी। त्रिपुरा का रंगचेरा गांव जो है सरकार के प्रयासों से राज्य का पहला हरित गांव बन गया। त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने जो है 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हरित गांव परियोजना को क्रियान्वित किया है। देखो पहला राज्य ऐसा बना जो हरित राज्य है। पेयजल सभी प्रकार की इसके अंतर्गत सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में कि देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका स्थापित करके बीजू पटनायक को सम्मानित किया है। वो क्या? रूस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। रूस ने हाल में द्वितीय विश्व युद्ध में स्टेलिन ग्राड की लड़ाई के दौरान वीरतापूर्वक भूमिका के लिए नई दिल्ली में अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का निर्माण किया। बीजू पटनायक को सम्मानित किया है, जो 1916 में कटक में जन्मे। बीजू पटनायक एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, कुशल पायलट और प्रमुख राजनीतिक थे। 1936 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खतरनाक मिशनों में उड़ान भरी। स्टेलिनग्राद की लड़ाई 1942 से 43 के दौरान उन्होंने सोवियत रेड आर्मी को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए जर्मन सुरक्षा के माध्यम से उड़ान भरते हुए अपनी जान जोखिम में डाली है, तो इसलिए इनको जो है ये सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई थी? वो की गई थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के तटों के लिए उच्च तरंग चेतावनी जारी करता है। इसकी स्थापना 1999 में कब
1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत की गई थी। यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन का एक हिस्सा है। हैदराबाद में स्थित है। समाज, उद्योगों, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिकों को महासागर संबंधी जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 93, कोंडा कार्ला आवा झील जो हाल में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि 28 मई 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक प्रमुख मीठे पानी की झील कोंडा कर्ला आवा को अर्क संरक्षण रिजर्व में बदलने का प्रस्ताव रखा है। इस निर्णय का उद्देश्य समन्वित नियोजनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं के रूप में संतुलन बनाना है। ये जो कोंडा कार्ला आवा झील आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में आयोजित इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 31 मई 1725, 13 अगस्त 1795 में, यानी कि जन्म मृत्यु है, मराठा संघ के हिस्से के रूप में मालवा क्षेत्र पर शासन किया। उन्हें जो है एक अच्छे सुंदर प्रशासक के रूप में जाना जाता है, जो शांति, समृद्धि और संस्कृति विकास के रूप में उनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, बाहरी खतरे के खिलाफ तैयारी का परीक्षण करने के लिए भारत की पश्चिम सीमा के पास आयोजित मॉक ड्रिल का नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, ऑपरेशन शील्ड कहाँ सी है? भारत की खतरों के खिलाफ तैयारी करने का परीक्षण है। पश्चिमी तटों की सीमाओं के पास केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य है बाहरी खतरों के खिलाफ भारत की तत्परता की जांच करना। इसमें त्वरित प्रक्रिया का प्रशिक्षण करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को चुपचाप और सामान्य रूप से वापस बुलाना। इसमें अधिकारियों को सीमा पर वास्तविक सुरक्षा स्थितियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद मिलती है, जो बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 96, अंडमान और निकोबार कमांड CINCN के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने? वे बने दिनेश सिंह राणा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पद तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच घूमता रहता है। 97, वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? वह उम्मीद पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्ति अधिनियम 2025 के अनुरूप वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को डिजिटल और सरल बनाने के लिए 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। कब? 6 जून 2025 में जो है पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है उम्मीद। उम्मीद का मतलब है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, निगरानी और विनियमन के लिए बनाया गया। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्ड और न्यायिक अधिकारियों के साथ समन्वय करके इसका प्रबंधन करेगा, जो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल। क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य सरकार ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों की सहायता के लिए बचपन डे केयर सेंटर शुरू किया है? वो क्या? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों की सहायता के लिए 26 और जिलों में बचपन डे केयर सेंटर शुरू किया है। बचपन डे केयर सेंटर ये केंद्र सुविधाएं जो दिव्यांग बच्चों को सुरक्षित और समावेशी वातावरण में प्राकृतिक देखभाल, शिक्षा और सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। वर्तमान में ये 25 जिलों में सक्रिय है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 99, तेलंगाना स्थापना दिवस, जिसे तेलंगाना राज्य दिवस भी कहा जाता है, हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 जून को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये 2 जून को मनाया जाता है। इसका गठन जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग को विभाजित करके किया गया था। इसलिए इस दिन को जो है तेलंगाना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखो,
ये जनवरी से लेकर के जून तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए और कई बार आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की 100% इनकी संभावना। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से एक ही वीडियो में तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में शिक्षा, नशा मुक्ति और पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं का दुरुपयोग को कम करने के लिए केंद्र के रूप में प्रायोजित पहल का नाम क्या है? वो है दवा मांग में कमी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी केंद्र सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 291 जिलों में जिला नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूकता पैदा करना, नशा की लत को छुटाना, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे अपने परिवारों पर ध्यान दें, उनका परिवार सुरक्षित रहे और समाज जो है लगातार तरक्की करता रहे। तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।